नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों संवेगात्मक विकास में कहाँ पर बच्चों को भय खाना है, कहाँ पर बच्चों को क्रोध करना है, कहाँ पर बच्चों को प्यार करना है, ये सारी बातें जिसमें हम सिखाते हैं उसे क्या कहते हैं हम संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक डेवलपमेंट यानी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जो ऑप्शंस में आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, नियंत्रित परिवेश होना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश से तात्पर्य है कि हम बच्चे जो हैं हम बच्चों की भी सुनेंगे, उनके विचारों को भी क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है कि रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, इसमें हम रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न। दोस्तों बिल्कुल। ऑप्शन बी, परियोजना। ऑप्शन सी, अवलोकन। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका नहीं वाला आंसर देना है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये रचनात्मक आकलन कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। रचनात्मक दोस्तों जिससे हम कुछ नया क्रिएट कर सकें, अपने विचारों को प्रेफरेंस देना, ये क्या है, रचनात्मकता में आता है। तो हम बच्चों का योग्यता क्रम निर्धारित कर रहे हैं कि बच्चे कौन सा बच्चा कम सीखता है, कौन सा बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीखा है, तो उनका योग्यता क्रम हम निर्धारित करेंगे। तो ये कोई रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि आप एक प्रभावशाली अध्यापिका बनने जा रही हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ऑप्शन बी, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे के हमें क्या है, संपर्क में रहना चाहिए, ताकि हम उनकी जो वीकनेस है उनको दूर कर सकें और उनकी भावनाओं को समझ सकें कि बच्चों की नीड क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रख सकें। तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक अध्यापकों को अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, नहीं वाला पूछा जा रहा है कि कौन सा सही ठीक नहीं होगा। क्या है दोस्तों, भाषा समझते हैं इसकी क्वेश्चन की, कि आप चाहते हैं कि बच्चों की लर्निंग जो है उसको हमें अच्छा बनाना है, तो आप कक्षा का परिवेश कैसा चाहेंगे, कैसा नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति बिल्कुल देनी चाहिए। ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी, बच्चों को स्वीकार करना। और ऑप्शन डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख होना। तो नहीं वाला दोस्तों बताना है, तो डी इज द राइट आंसर, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। इसमें क्या हो जाएगा, ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, और अध्यापक केंद्रित शिक्षा होने से हम बच्चों को अधिगम अच्छे से नहीं करा सकते। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और यहाँ पर अध्यापकों के अगर हम अनुसार चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो वो तो पहले से ही करते हैं बच्चे, लड़के घर के बाहर का काम तो वैसे ही करते हैं। ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, हो सकता है ऑप्शन। ऑप्शन सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अधिकांश बच्चे जो लड़के होते हैं वो घर के बाहर के काम करते हैं, आप देखते हैं समाज में, तो यहाँ पर लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है, लड़कों को घर के बाहर कामों, ये तो पहले से करते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा। यहाँ पर देखें आप फोर्थ आंसर, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, वो तो पहले से करती हैं, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये तो आंसर ही कट जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी ले सकता है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं,
इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों इसको अपनी भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन को कह रहे हैं कि एक बच्चा है अपनी काव्य में विपरीत छवियां दिखा रहा है, यानी कि जैसे लिखना है डी और बच्चा बना रहा है वहां पर बी। बच्चे को लिखना है इस प्रकार से जे और बच्चा लिख रहा है इस प्रकार से जे, तो ये विपरीत छवियां बन रही हैं। ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये दोस्तों दर्शाती है आपकी अधिगम अशक्तता। इसको हम दोस्तों कहते हैं अधिगम अशक्तता, या हम दोस्तों यहाँ पर वर्ड ले सकते हैं अधिगम अक्षमता को भी। तो ये चीज़ अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हम क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हम बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं ताकि वो अर्जन कर सकें, लर्न कर, उस चीज़ को अधिगम कर सकें, और आप अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। सुनिश्चित करना चाहिए सभी शिक्षार्थी सब कुछ याद करें। याद करने वाला दोस्तों आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। हम बच्चों को बिल्कुल रोड लर्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड और अंकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसा भी नहीं दोस्तों है। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि बच्चे ज्ञान अर्जन करें तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करेंगे। बच्चा सक्रिय रूप से सहभागिता करे, सहभागी हो शिक्षा में, कक्षा में। सी इज द राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? दोस्तों हमें बात करनी है प्रभावशीलता की। तो जहां पर दोस्तों ऑप्शन में क्या है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो दोस्तों वचनबद्धता, अगर आप एक प्रभावशील हैं, संयोजन करना है तो उसमें हमें उच्च वचनबद्धता नहीं पाई जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने कह दिया कि हमें 90% नंबर लाने हैं और किसी वजह से आपके 90% नंबर नहीं आए तो क्या आप प्रभावशाली नहीं है? तो दोस्तों उच्च वचनबद्धता कोई जरूरी इसमें गुण नहीं है। जहाँ जहाँ उच्च वचनबद्धता है वो ऑप्शन कट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गया दोस्तों, उच्च वचनबद्धता ये भी ऑप्शन कट गए हो गया। और दोस्तों अगर बात करें तो उच्च वचनबद्धता ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों कह रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गलतियां करते हैं, तो वो किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? एक अध्यापक के लिए किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को एक अध्यापक को जानने का मौका मिलता है, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। और एक अध्यापक उन बच्चों की जो गलतियां हो रही हैं उनका कैसे समाधान किया जाएगा, इसलिए ये क्या होती है? जरूरी होती हैं कि बच्चा एक गलती करे। तो सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन आपका संबंधित है अपसारी चिंतन से। दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कि खुले विचार, जहां पर हम अपने विचारों को क्या कर दें, खोल के ओपन करके विचार सोच सकें, कुछ भी सोच सकें, ऐसा चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने कहा कि भारत देश के बारे में बताइए, भारत देश के बारे में बताइए, तो हर बच्चे अपने अपने विचार रख सकते हैं यहाँ पर, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अपसारी चिंतन कहेंगे। वहीं अभिसारी चिंतन की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हमने पूछ लिया कि बच्चों से कि भारत देश की राजधानी है, तो इसका क्या है? एक ही आंसर है जिसमें आप क्या देंगे आंसर? दिल्ली। बस, इसमें कोई आप विचार नहीं कर सकते, आपको दिल्ली ही आंसर टिक करना होगा। जहाँ पर आप अपने खुद के विचारों को नहीं रख सकते वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ द बॉक्स है, यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यानी हम आकलन बच्चे का करते हैं तो अंतर्दृष्टि को, किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है, आपको आंसर बताना है। आइए दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्या आवश्यकता है और उस उपागम में हम क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकें। सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से संयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता?
दोस्तों आपको आंसर बताना है, ऑप्शन देखना है दोस्तों, नहीं वाला आपको बताना है। इस नहीं को दोस्तों आप अंडरलाइन जरूर किया करिएगा, अदरवाइज आप पॉजिटिव आंसर लगा देंगे, क्योंकि हम सभी लोग क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए आपको दोस्तों इससे बचना है कि अब एग्जामिनर जो है बहुत माइनर सी नहीं लिख देता है और बच्चे उस बात को समझ नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं। इसका जो आंसर सही होने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, केवल जहां पर शब्द है वो निगेटिव वर्ड होगा, और याद करना भी दोस्तों क्या है, निगेटिव वर्ड है। ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। यदि आप बच्चों को शारीरिक रूप से, शाब्दिक रूप से दे रहे हैं या डंडे से उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो ये इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, जो उनकी अवधारणा है, जो उनके विचार हैं, उनको हम क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके अंदर विचार है कि हम सीख पाएंगे, तो वो विचार क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था, दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि हम बात कर सकते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। कौन लोग होते हैं जो हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और जो उस समूह में क्या होते हैं, स्वीकार्य होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माता पिता और भाई बहन। अभी बच्चा 3 से 6 वर्ष के बीच का है, तो अभी टीचर भी उसको बहुत अच्छे से नहीं जान पाता है, तो जहाँ पर टीचर है तो वो ऑप्शन ही कट जाएगा। और साथी की बात करें तो दोस्तों साथी भी तो छोटे होते हैं, वो क्या जानकारी देंगे, तो डी इज द राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अब बच्चों को हमें क्या करना है, स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है, तो हमने सीधे क्या किया, उनको समिति का सदस्य बना दिया। ये किस बात को प्रतिबिंबित करता है, किस बात को दिखाता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं, तो दोस्तों इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक संस्कृति की क्या कर रहे हैं, हम संकल्पना कर रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पा रही होंगी।